नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। चुनाव आयोग लगातार तमाम आरोपों के आगोश में आता जा रहा है। राजनीतिक दलों के अलावा वो कोर्ट के आरोपों के घेरे में भी लगातार आ रहा है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अब उसकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग से यह पूछा है कि आखिर 30 अक्टूबर को 11 बजे के बाद जिन लोगों ने नामांकन दाखिल किया उनके नामांकन क्यों खारिज हो गए हैं। इस समय इस मामले की सुनवाई चल रही है। तमाम जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने जिनके पेपर खारिज हुए हैं उन्होंने इसके खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया और उस पर हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग से ये तमाम सवाल पूछे हैं। सवाल पूछा गया है कि आखिर 11 बजे की सुबह 11 बजे जब कार्य दिवस शुरू होता है यानी वर्किंग आवर्स स्टार्ट होते हैं, उस समय आप कैसे ये डेडलाइन तय कर सकते हैं। 12 बजे 1 बजे की सीमा क्यों नहीं तय की है। तमाम सवाल पूछे हैं और उन पर क्या पूरी जानकारी है अमलेंदु उपाध्याय जी हमारे साथ हैं, वो बताएंगे। और ये कौन से पिटिशनर्स थे, क्यों चुनाव आयोग ने ऐसा किया, और ये स्थिति तब आई है महाराष्ट्र में, झारखंड में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। और चुनाव के अलावा तब इससे पहले जब हरियाणा विधानसभा चुनाव हुए तब भी चुनाव आयोग सवालों के घेरे में रहा। राजनीतिक दल सवाल उठा ही रहे हैं। लगातार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स भी चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। सवाल चुनाव आयोग से पूछा गया है, जवाब मांगा गया है। चुनाव आयोग की ओर से क्या जवाब दिया जाता है उसका भी इंतजार है। कार्यवाही अभी चल रही है, कोर्ट की प्रोसीडिंग अभी चल रही है। इस पर जो भी आपको अपडेट है, अमलेंदु जी हमारे साथ हैं। अमलेंदु जी इस पर जानकारी के साथ। अमलेंदु जी, ये क्या पूरा मामला है, क्या सवाल उठाए थे जो पिटिशनर्स ने, क्यों ये किया गया, 11 अक्टूबर की ये डेडलाइन का क्या मतलब है जिस पर बॉम्बे हाई कोर्ट अब पूछ रहा है चुनाव आयोग से। असल में समीर जी 30 अक्टूबर को सुबह 11 बजे जो थी वो टाइम लिमिट रखी गई थी कि 11 बजे के बाद नॉमिनेशन नहीं हो सकता। ये चुनाव आयोग की तरफ से किया गया था। एक उम्मीदवार जिसका पर्चा खारिज हो गया इस आधार पर वो हाई कोर्ट पहुंचा और उसने दलील दी कि चुनाव आयोग केवल इसलिए नामांकन पत्र खारिज नहीं कर सकता क्योंकि वे सुबह 11 बजे के बाद दाखिल किए गए। उसने उन पिटिशनर ने दलील दी कि नामांकन पत्र कार्य अवधि के भीतर स्वीकार किए जाने चाहिए और 11 बजे की समय सीमा करने का कोई आधार नहीं है। इस याचिका पर न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर और न्यायमूर्ति सोमशेखर सुंदरन की अवकाश पीठ है बॉम्बे हाई कोर्ट की। उसने राज्य भर के उन उम्मीदवारों की सूची मांगी है जिनके नामांकन सुबह 11 बजे के बाद दाखिल किए जाने के कारण खारिज कर दिए गए। तो ये सूची चुनाव आयोग से मांगी गई है कि ये आप दीजिए कि 11 बजे के बाद जिन्होंने अपने नामांकन दाखिल किए और आपने उनकी नामांकन पत्र खारिज कर दिए, इसको आप जब बताइए। दूसरा, जब ये सुनवाई शुरू हुई तो इस पर न्यायाधीशों की तरफ से कहा गया कि हम जानना चाहते हैं कि सुबह 11 बजे की समय सीमा आपको कैसे मिली। समय सीमा 12 बजे या 1 बजे जैसी क्यों नहीं हो सकती। काम जब 11 बजे शुरू होता है तो यह समय सीमा क्यों रखी गई। यह सवाल चुनाव आयोग से पूछा बॉम्बे हाई कोर्ट ने, दोनों जजेस ने यह सवाल पूछा। अब इस पर चुनाव आयोग घिरा हुआ नजर आ रहा है। अब जो चर्चाएं चल रही हैं समीर जी, वो चर्चाएं ये हैं कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि जो बीजेपी के बागी उम्मीदवार हैं या एनडीए के बागी उम्मीदवार हैं उनके पर्चे कुछ खारिज कराए जा सकें, इसके लिए यह किया गया। इस तरीके के आरोप सामने आए थे और इसको लेकर बहुत ज़्यादा महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल है। चुनाव आयोग पहले ही सवालों के घेरे में है लगातार और ये 30 अक्टूबर की 11 बजे की समय सीमा जो है नॉमिनेशन की अंतिम दिन की तय करना, इसके बाद और ज़्यादा सवाल उठना शुरू हो गए हैं चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर। और अब तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है चुनाव आयोग को। और ये बड़ा मायने रखता है कि 11 बजे जब कार्य दिवस शुरुआत होते हैं यानी वर्किंग आवर्स ऑफिसेज में शुरू होते हैं, उसी समय आपने डेडलाइन क्यों लगा दी, 12 बजे या 1 बजे क्यों नहीं किया। और इसके आधार पर जो सूची मांगी गई है कि कितने कैंडिडेट्स के नामांकन खारिज किए गए हैं, अब ये इलेक्शन कमीशन इन सारे सवालों का क्या जवाब देता है, उसके अलावा और भी क्या सवाल बॉम्बे हाई कोर्ट के होते हैं उसकी हम जानकारी देंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अवकाश पीठ है यानी छुट्टियों के समय जो बेंच बैठती है बॉम्बे हाई कोर्ट की, प्राथमिकता से इस मामले को उन्होंने इसमें लिया गया वहां सुनवाई के लिए। और जो आरिफ डॉक्टर और सोमशेखर सुंदरसन है, उन दोनों जजों ने इसकी सुनवाई वो कर रहे हैं। इस पर जो सवाल पूछे गए हैं निश्चय
संयुक्त रूप से वो इलेक्शन कमीशन की कार्यप्रणाली पर बहुत ही एक बड़े आरोप लगा रहे हैं। बहुत गंभीर तरीके से चुनाव आयोग घिरा हुआ नजर आ रहा है, इसलिए कि ये इस तरह के आरोप हैं जो सीधे किसी राजनीतिक दल को, और जैसा अमलेंदु जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे जो बागी उम्मीदवार थे, भारतीय जनता पार्टी या फिर जो एनडीए गठबंधन है, महायुति है, उनके बागी उम्मीदवारों के पर्चे खारिज हो जाएं ताकि भारतीय जनता पार्टी को या एनडीए को कोई दिक्कत ना होने पाए। यह आरोप लगातार राजनीतिक दलों के बड़े नेता चुनाव आयोग पर लगाते आ रहे हैं कि वो उसकी कार्यप्रणाली इस तरह की दिख रही है जिससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछकर वो चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों की घोषणा कर रहा है। इस तरह के आरोप लगातार लगते रहे हैं। हरियाणा चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी ने बड़े आरोप लगाए, लिखित तौर पर वो दिया गया और उसका जो जवाब दिया गया चुनाव आयोग की तरफ से 1600 पेज का जवाब, उस पर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात कर रही है और जो चुनाव आयोग के जो जवाब है, उसका जो तरीका है जवाब का, वो भी बताया जा रहा है कि ये चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था का जवाब नहीं, ऐसा लगता है जैसे किसी राजनीतिक पार्टी की तरफ से आया हुआ जवाब हो। तो इस मामले में राजनीतिक दलों की तरफ से घिरा हुआ है चुनाव आयोग। और बॉम्बे हाई कोर्ट ने अब ये जो ताजा तरीन मामला है, इस पर जिस तरह से चुनाव आयोग को घेरा है, निश्चित तौर पर ये उसके लिए परेशानियों भरा है। अमलेंदु जी, अब ये बॉम्बे हाई कोर्ट का आगे अभी और भी किस तरह के सवाल पूछता है, ये जो दोनों जज हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के, चुनाव आयोग क्या जवाब देता है, निश्चित तौर पर वो देखने लायक होगा और उस पर बॉम्बे हाई कोर्ट के इन जजों का क्या फैसला होता है, चुनाव आयोग के प्रति क्या रुख होता है, ये बहुत मायने रखता है इस समय, जबकि महाराष्ट्र में और झारखंड में चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। आने वाले कुछ दिनों में वहां मतदान होने हैं। जी बिल्कुल समीर जी, एक तो संभावना ये है कि शायद आज नोटिस इशू करेगा चुनाव आयोग को बॉम्बे हाई कोर्ट और इस पर जल्द ही उनसे जवाब मांगा जाएगा, कुछ समय सीमा तय की जाएगी, क्योंकि चुनाव की अब 20 नवंबर को तो चुनाव है, तो आज 4 नवंबर हो गई, तो अगर ये इस पर कोई आदेश आना है तो जल्दी ही आएगा कि उनके पर्चे खारिज होंगे कि नहीं होंगे। ये तो उसने लिस्ट मांग ली है कि किन किन के आपने पर्चे खारिज किए जिन्होंने 11 बजे के बाद नॉमिनेशन किया, चुनाव आयोग से ये मांग ली और ये पूछा है उनसे चुनाव आयोग से कि आप ही बताइए आपको ये आइडिया आखिर आया कहाँ से कि 11 बजे तक रखना है। तो भाई आप 29 तारीख ही रख देते, 29 तारीख को आप 3 बजे तक 4 बजे तक रख देते, आपने जो ये किया तो ये आइडिया आपको कहाँ से आया और ये समय सीमा 12 बजे या 1 बजे क्यों नहीं हो सकती थी? आपको मालूम है कि जब 11 बजे के आसपास ही कामकाज शुरू होता है तमाम सरकारी दफ्तरों में और आपने 11 बजे वो अंतिम समय रख दिया उसका, और उसके बाद जिन लोगों ने दाखिल किए उनके आपने पर्चे खारिज कर दिए। तो किन किन के पर्चे खारिज हुए वो लिस्ट आप दीजिए, ये चुनाव से कहा है बॉम्बे हाई कोर्ट ने। अब बॉम्बे हाई कोर्ट जब इसको देगा अपनी लिस्ट, उसके बाद फिर देखते हैं समीर जी इस पर क्या आदेश आता है। अभी सुनवाई जारी है और भी बहुत सारे सवाल चुनाव आयोग से पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल पूछे जा सकते हैं और हमारे साथी यश पूरी जानकारी जुटा रहे हैं, क्या सवाल और पूछे हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के दोनों जजेस ने और चुनाव आयोग को क्या और क्या बातें कही हैं और इसमें कौन कौन से मुख्य पिटिशनर्स हैं और किन के पर्चे खारिज किए हैं, ये सारी जानकारियों के साथ हमारे साथी यश है वो आ रहे हैं। लेकिन यश जी बताएं आपके पास क्या और जानकारी है इस मामले? जी, जैसा कि अमलेंदु जी ने बताया कि आरिफ डॉक्टर और सोम शेखर सुदर्शन की जो वैकेशन बेंच है वो इस पर सुनवाई कर रही है, सुनवाई जारी है। और जब जब चुनाव आते हैं समीर आत्मज जी, तब तब चुनाव आयोग की जो कार्यप्रणाली है वो सवालों के घेरे में आती है और विपक्ष लगातार उस पर सवाल उठाता है, लेकिन कोई कार्रवाई होती नहीं है। और आज जब झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव जारी हैं, महाराष्ट्र इतने बड़ा राज्य है, वहाँ चुनाव चल रहे हैं और वहाँ बॉम्बे हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को कटघरे में खड़े करके ये सवाल पूछा है कि जब 30 तारीख को नामांकन की आखिरी तारीख थी तो आपने 11 बजे किस आधार पे तय किया कि नामांकन दाखिल करने की आखिरी समय सीमा होगी, क्योंकि 10-11 बजे ही जो है ऑफिस का काम, वर्किंग आवर जो है वो शुरू होता है, तो आपने इस समय को आगे क्यों नहीं बढ़ाया, आपने इसको 12-1 बजे क्यों नहीं किया। एक पिटिशनर हैं वंचित बहुजन अघाड़ी से, उनका ये कहना है कि मैंने जब पिटिशन दाखिल किया तो थोड़ी देर हो गई थी, 11 बज चुके थे, लेकिन थोड़ी देर हो चुकी थी, 11:15 बज गए थे। तो ये वर्किंग आवर जो होते 3-4 बजे तक चलते हैं, तब तक आपको नामांकन मेरा ले लेना चाहिए। ये 11 बजे किस आधार पे आपने डेडलाइन रखी, ये आदेश किस आधार पे आपने जारी किया, और यही सवाल बॉम्बे हाई कोर्ट ने पूछा है
चुनाव आयोग से। और चुनाव आयोग के लिए राहत की बात नहीं है, क्योंकि आज सुनवाई चल रही है। भिवंडी सीट से एक आदमी ने अपील की है, एक प्रत्याशी ने, जो नामांकन दाखिल करने गए थे लेकिन उनका नामांकन खारिज कर दिया गया। कल भिवंडी सीट पर जिसने याचिका दाखिल की है, भिवंडी सीट से जो याचिका दाखिल करने वाले थे, उनका जो नामांकन रिजेक्ट हो गया, उस पर कल भी सुनवाई, यानी कल भी सुप्रीम कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट जो है वो ईसीआई को कटघरे में कल भी डालेगा, कल भी रखेगा और कल भी सवाल पूछेगा। तो ये और आगे कुछ लिस्ट भी मांगी है कि किनके पर्चे खारिज किए गए, क्या कुछ महत्वपूर्ण नाम इसमें आए हैं सामने? पूरे राज्य भर से जिन जिन प्रत्याशियों के, जो भावी प्रत्याशी थे, जो नामांकन दाखिल करके प्रत्याशी बन सकते थे, जिनका नामांकन खारिज किया गया है, पूरे राज्य से जितने भी लोगों के पर्चे खारिज हुए हैं, उन सभी की जानकारी बॉम्बे हाई कोर्ट ने मांगी है कि वो आप ईसीआई हमें दे, और उस पर हम सुनवाई करेंगे, देखेंगे किस आधार पे आपने उनको खारिज किया है, पर्चे किस आधार पे खारिज किए हैं, और 11 बजे की आपने डेडलाइन कैसे तय की, किसके आदेश पर की, और या किस बिहाफ पर की, किस आधार पर की? बहुत बहुत शुक्रिया यश, इन सारी जानकारी के लिए। आपने लगातार आप उस पर नजर बनाए रखिए, और क्या उस पर इस कार्यवाही में और आगे क्या होता है वो हम आपको अपडेट देते रहेंगे। लेकिन जिस तरह से बॉम्बे हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग की कार्य प्रणाली पर यह सवाल उठाया है, महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव के दौरान आप नामांकन खारिज करने के लिए जो 11 बजे के बाद अगर नामांकन दाखिल किया गया वो पर्चे खारिज किए गए हैं, ये तमाम चीजों को लेकर जो तमाम आपत्तियां तमाम उम्मीदवारों ने दर्ज कराई हैं, उस पर कड़ी फटकार लगाई है चुनाव आयोग को, और चुनाव आयोग से कई सवालों के जवाब मांगे हैं। ये वो सवाल है, यानी चुनाव आयोग अब पूछ रहा है कि आखिर आपने किसकी सलाह पर यह काम किया। अमलेंदु जी, बहुत ही महत्वपूर्ण ये स्टेटमेंट है बॉम्बे हाई कोर्ट के जजेस का कि आपने किसकी सलाह पर यह काम किया, किसने आपको सलाह दी कि आप 11 बजे के बाद नामांकन नहीं आप जमा कर सकते हैं, और करते हैं तो फिर खारिज कर दिया जाएगा? हाँ बिल्कुल समीर जी, और जो चुनाव आयोग की तरफ से अधिवक्ता अक्षय शिंदे जो थे वो मौजूद थे, तो उन्होंने बताया कि पीठ को, खंडपीठ को, बॉम्बे हाईकोर्ट की खंडपीठ को, कि चुनाव आयुक्त द्वारा सुबह 11 बजे से नामांकन पत्रों की जांच। एक यश बता रहे हैं कि एक बड़ी खबर आ रही, जी बताएं। बहुत बड़ी खबर आ रही है। विपक्ष ने कुछ दिन पहले शिकायत दर्ज की थी चुनाव आयोग में कि जो डीजीपी है महाराष्ट्र की रश्मि शुक्ला, उनका तबादला किया जाए, और इस समय की सबसे बड़ी खबर यही आ रही है, ईसी ने उनका तबादला कर दिया है। तो चुनाव आयोग ने डीजीपी, महाराष्ट्र की डीजीपी रश्मि शुक्ला का तबादला कर दिया है, ये अभी की खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज है। बड़ी खबर यह है कि महाराष्ट्र की डीजीपी रश्मि शुक्ला का तबादला कर दिया है चुनाव आयोग ने। मांग की जा रही थी विपक्षी दलों की ओर से, गठबंधन के, जो इंडिया गठबंधन के तमाम नेता हैं, उनकी तरफ से मांग की जा रही थी कि महाराष्ट्र के डीजीपी को हटाया जाए। तो अब चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र की डीजीपी रश्मि शुक्ला का तबादला कर दिया है, और उससे पहले झारखंड में भी डीजीपी के तबादले की मांग की जा रही थी, और यह मांग वहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे थे, क्योंकि वहां पर इंडिया गठबंधन की सरकार है। लेकिन वहां पर तो तबादला कर दिया गया था, यह तबादला काफी देर से किया गया है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, डीजीपी का तबादला किया गया। डीजीपी रश्मि शुक्ला के खिलाफ शिकायतें मिलने के बाद इलेक्शन कमीशन ने दिया ट्रांसफर का आदेश। तो इसकी मांग कर रहे थे महाविकास अघाड़ी के नेता और इंडिया गठबंधन के तमाम नेता, देर से ही सही, लेकिन आखिरकार चुनाव आयोग को यह फैसला करना पड़ा। अब खबर आ रही है कि महाराष्ट्र की डीजीपी रश्मि शुक्ला का तबादला कर दिया गया है, उनको हटा दिया गया है, और तमाम शिकायतें मिलने के बाद जब उन शिकायतों की पुष्टि चुनाव आयोग तक हो गई, यानी जो आरोप लगाए जा रहे थे इंडिया गठबंधन के नेताओं की तरफ से डीजीपी के खिलाफ, डीजीपी के तबादले की मांग की जा रही थी, अब खबर आ रही है कि चुनाव आयोग ने डीजीपी रश्मि शुक्ला का तबादला कर दिया है। अमलेंदु जी, कितनी महत्वपूर्ण खबर है ये? अब तो चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और अब 20 नवंबर को मतदान होने हैं। ये मांग काफी पहले से हो रही है, जब चुनाव आचार संहिता लग रही थी उसके पहले से ही, और बीच चुनाव के समय में। लेकिन अब चुनाव आयोग ने अगर ये फैसला लिया है, उनके ट्रांसफर का आदेश दिया है, तो ये कितना महत्वपूर्ण है? ये बहुत महत्वपूर्ण है समीर जी, और ये चुनाव आयोग के ऊपर खुद सवाल उठाता है चुनाव आयोग का यही फैसला, क्योंकि चुनाव आयोग ने कहा यह था कि डीजीपी का ट्रांसफर करने का अधिकार चुनाव आयोग के पास नहीं है।
ये दलील जो थी उसने शिवसेना को और विपक्ष ने सवाल उठाए थे उनको दी थी। और संजय राउत का बयान हम लोगों ने सुनवाया भी था समीर जी, कि हम कैसे मान लें कि चुनाव आयोग निष्पक्ष है कि जब हमारी की शिकायत पे आपने डीजीपी को नहीं हटाया और झारखंड में बीजेपी ने शिकायत की, वहां के डीजीपी को आपने हटा दिया। हमको आपने तर्क दिया कि आपके पास अधिकार नहीं है डीजीपी का ट्रांसफर करने का। तो जब चुनाव आयोग ने यह तर्क दिया था कि डीजीपी का तबादला करने का अधिकार चुनाव आयोग के पास नहीं है, तो अब ये किस अधिकार से चुनाव आयोग ने तबादला कर दिया? यानी खुद अपने बुरे जाल में चुनाव आयोग फंसता हुआ नजर आता है समीर जी। दूसरा यह कि जो कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले, उन्होंने शनिवार को ही ये चेतावनी दी थी कि अगर रश्मि शुक्ला का तबादला नहीं किया गया तो हम अदालत जाएंगे, चूंकि ये बीजेपी के एजेंट की तरीके से काम कर रही हैं और चुनाव आयोग भी बीजेपी के एजेंट की तरीके से काम कर रहा है। इसके बाद चुनाव आयोग बैकफुट पर आता हुआ नजर आया है और बॉम्बे हाईकोर्ट में ये जो पिटीशन डाली गई, इस पर जिस तरीके से बॉम्बे हाईकोर्ट ने सवाल उठाया, शायद चुनाव आयोग को लगा हुआ कि ये रश्मि शुक्ला का मसला भी बॉम्बे हाईकोर्ट जाएगा और हाईकोर्ट की फटकार के बाद हटाना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि पहले खुद ही इसको हटा दिया जाए ताकि कहीं जाकर के फेस सेविंग की जा सके। तो ये चुनाव आयोग ने अपनी फेस सेविंग की है, चूंकि लगातार चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हैं, विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि चुनाव आयोग और खासतौर से मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। विपक्ष जो सवाल उठाता है उसको भद्दी भाषा में जवाब देते हैं और एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़े हुए नजर आते हैं। इस तरीके के विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए गए हैं। तो ये एक तरीके से चुनाव आयोग का फेस सेविंग कारनामा समझा जा सकता है। डीजीपी जो महाराष्ट्र की रश्मि शुक्ला, उनका तबादला करना, चूंकि रश्मि शुक्ला के ऊपर आरोप ये थे, जो विपक्ष ने आरोप लगाया कि वो उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस के नेताओं के फोन टेप करके देवेंद्र फडणवीस को पहुंचा रही थी। ये विपक्ष की तरफ से आरोप थे जी। बहुत ही महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं और दोनों खबर जो सुबह सुबह आ रही हैं वो चुनाव आयोग के खिलाफ आ रही हैं। महाराष्ट्र में जो 30 अक्टूबर को 11 बजे तक पर्चे दाखिल करने का जो आदेश था, फरमान था चुनाव आयोग, और उसके बाद जो पर्चे रद्द किए गए उसको लेकर पिटीशन दाखिल की गई बॉम्बे हाईकोर्ट में। बॉम्बे हाईकोर्ट ने तमाम सवालों के जवाब मांगे हैं चुनाव आयोग से और जब इसकी सुनवाई चल रही है बॉम्बे हाई कोर्ट में, उसी समय खबर आती है कि महाराष्ट्र के डीजीपी रश्मि शुक्ला का तबादला कर दिया गया है, उनका ट्रांसफर कर दिया गया है। जिनके ट्रांसफर की मांग कर रहे थे शिवसेना के नेता, कांग्रेस के नेता, यानी इंडिया गठबंधन के नेता, चुनाव आचार संहिता लगने से पहले ही उनका तबादला अब उस समय किया गया है जबकि चुनाव आयोग के खिलाफ जिस तरह से बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख दिखाई पड़ रहा है, उससे सवाल जवाब किए जा रहे हैं। और जैसा अमलेंदु जी भी कह रहे थे कि इस मामले को लेकर भी विपक्षी नेता जाने वाले थे, चुनाव हाईकोर्ट की शरण लेने वाले थे, उससे पहले ही आखिरकार चुनाव आयोग को डीजीपी को हटाने का यानी उनके तबादले का फैसला करना पड़ा। और अभी की बड़ी खबर यह है कि चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र की डीजीपी रश्मि शुक्ला का तबादला कर दिया है। और यह बात जो डीजीपी के तबादले की है, झारखंड में भी मांग हो रही थी। झारखंड में वहां विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मांग की थी, लेकिन झारखंड के डीजीपी का तबादला उसी समय कर दिया गया था। महाराष्ट्र के डीजीपी के तबादले की जरूरत नहीं समझी थी चुनाव आयोग ने, लेकिन अब शायद ऐसा लग रहा है कि उसने जरूरत समझ ली है। और जरूरत इसलिए समझ ली है कि अब उसके खिलाफ ये कोर्ट में जाने वाले थे विपक्षी गठबंधन के नेता और बड़े आरोप लगाए थे महाराष्ट्र की डीजीपी के खिलाफ शिवसेना और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने। तो अमलेंदु जी, ये आखिरकार उस समय नहीं लगा चुनाव आयोग को कि महाराष्ट्र के डीजीपी भी हटाए जाने चाहिए, जबकि झारखंड के डीजीपी का तबादला उसी समय कर दिया गया था। तो ये जो आरोप लगते हैं चुनाव आयोग के ऊपर कि वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम कर रही है, उसके फेवर में काम कर रही है, उसको फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रही है, इस तरह की जो उसकी कार्यप्रणाली है उससे उसको मजबूती मिल रही है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी यही सवाल पूछा है कि आखिर आपने किसके परामर्श से, किसकी सलाह पर यह 11 बजे की जो डेडलाइन है वो तय की थी? जी बिल्कुल, और बहुत सख्त लहजे में उसने पूछा है, बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूछा है चुनाव आयोग से कि आप ये बताइए कि आइडिया आपको आखिर आया कहाँ से कि 11 बजे तक जो है करना है। तो इस पे जो अक्षर शिंदे उसकी तरफ से मौजूद थे, चुनाव आयोग की तरफ से वकील थे, उन्होंने ये बताया कि साहब ये जो आखिरी समय जो रखा गया था ये स्क्रूटनी के लिए रखा गया था और ये स्टैंडिंग आदेश था। ये उन्होंने कहा ये स्टैंडिंग आदेश था।
यानी बचाव करने की वहाँ कोशिश की, लेकिन चुनाव आयोग से सवाल भी किया गया पीठ की तरफ से कि जितने भी लोगों के पर्चे खारिज हुए हैं 11 बजे के बाद जिन्होंने दाखिल किया राज्य में, सबकी सूची आप हमको दीजिए। अब ये सूची चुनाव आयोग को देनी होगी, उसके बाद जो है वो फैसला लिया जाएगा। बॉम्बे हाईकोर्ट उस पर आदेश देगा, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट की ये सुनवाई होते ही चुनाव आयोग ने जो रश्मि शुक्ला डीजीपी है महाराष्ट्र की, उनका तबादला कर दिया कि चूंकि ये मामला भी अदालत पहुंचने वाला था। और नाना पटोले जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने शनिवार को ही कह दिया था कि अगर ये नहीं किया गया तो हम इस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे और अदालत जाएंगे, चूंकि रश्मि शुक्ला बीजेपी के एजेंट की तरीके से काम कर रही हैं। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है समीर जी कि रश्मि शुक्ला का सेवानिवृत्त हो चुकी हैं, उनको एक्सटेंशन दिया गया कुछ महीने का, ताकि वो चुनाव तक काम कर सके। तो चुनाव तक एक्सटेंशन क्यों दिया गया, इस पे भी सवाल उठे कि चुनाव तक के लिए रश्मि शुक्ला को एक्सटेंशन क्यों दिया गया है, और इनसे भारतीय जनता पार्टी या एकनाथ शिंदे की सरकार क्या काम लेना चाहती है। विपक्ष की तरफ से ये आरोप लगे थे और यही शिकायतें चुनाव आयोग से की गई थी कि ये इनका टाइम पूरा हो चुका है और इनको जो एक्सटेंशन दिया गया है ये भाजपा के पक्ष में काम करने के लिए दिया गया है। शिवसेना, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस दोनों ने ये आरोप लगाए थे कि रश्मि शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के एजेंट की तरीके से काम कर रही हैं। तो इसलिए अब ये बैकफुट पे चुनाव आयोग आता हुआ नजर आया है। बॉम्बे हाई कोर्ट की सुनवाई का इस फैसले पर भी असर देखा जा सकता है, सीधे असर देखा जा रहा है। और ये बिल्कुल नाना पटोले ने, जो महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने शनिवार को ही कहा था कि वो अगर नहीं डीजीपी का ट्रांसफर किया जाता तो वो हाई कोर्ट जाएंगे। और आज हाई कोर्ट ने जिस तरह से चुनाव आयोग के खिलाफ ये रुख अख्तियार किया है, जिस तरह से उससे सवाल पूछे जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर चुनाव आयोग को ये लग गया होगा कि अगर ये पिटीशन भी आई तो बॉम्बे हाई कोर्ट तत्काल हो सकता है कि ट्रांसफर के आदेश दे दे। चुनाव आयोग को हाई कोर्ट के आदेश पर यह काम करना पड़े, क्योंकि जो आरोप लगाए गए थे डीजीपी के खिलाफ, वो भी वो डीजीपी जो कि एक्सटेंशन पर चल रहे हो, उनके खिलाफ आरोप लगाए थे जो विपक्षी नेताओं ने। बेहद गंभीर आरोप थे और निश्चित तौर पर वो चुनाव को प्रभावित करने वाले थे। प्रथम दृष्टया यह लगता है जो उनके आरोप थे, यही आरोप विपक्षी नेताओं का था। इसी तरह के आरोप झारखंड के डीजीपी को लेकर भी थे, लेकिन वहां पर भारतीय जनता पार्टी के आरोप थे, उसको दिक्कत हो रही थी, तो वहां पर डीजीपी का ट्रांसफर कर दिया गया। महाराष्ट्र में नहीं किया गया। लेकिन अब बड़ी खबर यही आ रही है कि महाराष्ट्र की डीजीपी, वहां की जो पुलिस महानिदेशक है रश्मि शुक्ला, उनका तबादला कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र की डीजीपी रश्मि शुक्ला का ट्रांसफर कर दिया है, उन्हें डीजीपी के पद से हटा दिया है। तो यह अभी की बड़ी खबर है और निश्चित तौर पर इस पर बॉम्बे हाई कोर्ट की सख्ती का असर देखा जा सकता है। जो सख्ती अभी कार्रवाई के दौरान अभी चल रही है, इस मामले पर उन पिटीशंस की सुनवाई बॉम्बे हाई कोर्ट में अभी जारी है, जिनमें यह चुनौती दी गई है कि किस आधार पर 11 बजे की डेडलाइन तय की थी चुनाव आयोग ने। तो बड़ी खबर यह है और इसको लेकर इस समय महाराष्ट्र की राजनीति गरमाई हुई है। चुनाव आयोग के ऊपर लगातार सवाल उठ रहे हैं, विपक्षी दलों के नेता सवाल उठा रहे हैं। अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भी नजर जिस तरह से तिरछी हो रही है, यह अपने आप में बहुत ही गंभीर मुद्दा है। चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था अगर शक के दायरे में इस तरह से रहे, संदेह के दायरे में रहे और आरोपों के घेरे में रहे, तो निश्चित तौर पर वो लोकतंत्र को कमजोर करने की स्थिति होती है। विपक्षी गठबंधन के नेताओं का यही आरोप है, लगातार बार बार ये आरोप लगा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से चुनाव आयोग ऐसे आरोपों का जवाब देता है, जिस सहजता के साथ व्यंग्यात्मक तरीके से 1600 पेज में कांग्रेस पार्टी के जो आपत्तियां थी हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर, उसका जो जवाब दिया गया है, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी भी अब हमलावर है उसके खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ। जी बिल्कुल, और कांग्रेस काफ़ी हमलावर है। और जयराम रमेश जो उनके मीडिया संचार विभाग के चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा भी था कि अब हम इस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे चुनाव आयोग के खिलाफ, क्योंकि चुनाव आयोग की भाषा जो है वो हमारे नेताओं को लांछित करने वाली है और पर्सनल अटैक जो है उन पर किए जा रहे हैं। और एक संवैधानिक संस्था की ये भाषा नहीं हो सकती जिस तरीके की भाषा चुनाव आयोग इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमने 20 हरियाणा असेंबली की सीटें निर्धारित करके बताई थी कि यहाँ गड़बड़ी हुई है, उस पर चुनाव आयोग ने ना कोई कार्रवाई की, ना उसका कोई जवाब दिया, बल्कि 1600 पन्ने का एक जवाब भेजा और उसमें तुच्छ भाषा थी वो अपनाई गई हमारे नेताओं के प्रति, और ये कहा गया है कि हम अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चुनाव आयोग का काम ये नहीं है कौन अराजकता फैला रहा है कौन नहीं फैला रहा है, आपका काम निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव संचालित करना है। आप अपना काम नहीं कर रहे हैं, हमने जो आपको सूचनाएं दी, आपने हमको उनका जवाब नहीं दिया कि किन किन सीटों पर गड़बड़ी हुई, और आपने वो बातें ना करके बाकी सारी बातें आपने उसमें लांछित करने की कोशिश की है। तो इसके खिलाफ अब
कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ये जयराम रमेश ने कहा था। अब ये मसला समीर जी आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब देखते हैं कि इसमें आगे क्या डेवलपमेंट्स आते हैं। लेकिन आज जो ये जिस तरीके से बॉम्बे हाई कोर्ट का आया है, तो जो बॉम्बे हाई कोर्ट में उपस्थित थे अक्षय शिंदे जो चुनाव आयोग के वकील थे, उन्होंने हालांकि तर्क दिया कि जो याचिका करता है उसने आपराधिक पृष्ठभूमि और वित्तीय विवरण जैसी अपेक्षित जानकारी नहीं भरी थी। इस पर पीठ ने कहा कि यदि ऐसे भौतिक पहलुओं को नहीं भरा जाता है तो इसे दाखिल ही नहीं किया गया माना जा सकता है। लेकिन सवाल ये कि आपने अगर ये आपने इसको दाखिल किया, माना और रिजेक्ट आपने कर दिया और आप कह रहे हैं कि ये नहीं है, यानी आपकी कंट्राडिक्शन जो है वो आपके बयानों में आ रहा है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि 11 बजे के बाद इन्होंने दाखिल किया तो आपने उसको खारिज कर दिया, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि साहब इन्होंने अपना आपराधिक विवरण और जो वित्तीय विवरण है उसको नहीं भरा था। तो अगर ये विवरण नहीं भरा था तो उसको सबमिट किया हुआ माना ही नहीं जा सकता। लेकिन आपने जब उसे सबमिट किया हुआ माना और इस आधार पर आपने उसे खारिज किया कि 11 बजे के बाद ये दाखिल किया गया है, तो हम आपसे सवाल पूछते हैं कि आप ये बताइए कि आपको ये आइडिया आखिर आया कहाँ से? क्योंकि अगर सबमिट कर दिया है, नामांकन जमा कर दिया है, तो उसके बाद उसकी स्क्रूटनी होगी, जांच पड़ताल होगी और उसको नामांकन के जो वापस लेने की तारीख या उसको खारिज बताने की तारीख वो आज है, उसकी अंतिम तारीख है। और उसी दिन अगर आपने खारिज कर दिया तो ये तमाम सवाल हैं जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने पूछे हैं चुनाव आयोग से। और इन्हीं सवालों के बीच चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है कि महाराष्ट्र की डीजीपी का ट्रांसफर कर दिया है, जिसके ट्रांसफर की मांग लगातार विपक्षी गठबंधन के नेता, कांग्रेस और शिवसेना के नेता कर रहे थे। तमाम आरोप डीजीपी के ऊपर लगा रहे थे और चुनाव को प्रभावित करने के आरोप लगा रहे थे। जी बिल्कुल। और एक जी अविनाश जी कुछ आप खबर लाए हैं? हाँ, एक्चुअल में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में एनसीपी के सिंबल का मामला चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब तक जो चुनाव चल रहा है, जो घड़ी चुनाव चिन्ह है, अजीत पवार को उसको इजाज़त दे दी थी कि आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन चुनाव प्रचार में ये भी लिखना पड़ेगा कि इस सिंबल पर विवाद चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है। आप ये आपका सिंबल सिर्फ चुनाव के लिए आपको यूज़ करने के लिए दिया गया है। लेकिन एनसीपी की तरफ से सिंबल को लेकर इस तरीके का कोई भी नोट नहीं डाला जा रहा है। तो इस मामले को लेकर जस्टिस उज्जवल भुइयां और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ में सुनवाई हुई थी और उन्होंने पूछा कि हमारे आदेश के बावजूद आप ये काम क्यों नहीं कर रहे हैं। और इस पर अब उन्हें सिर्फ 2 दिन का समय दिया गया है। बुधवार को इस पर फिर सुनवाई होगी। इसको लेकर जो शरद पवार के वकील थे अभिषेक मनु सिंह भी, उन्होंने ही बोला है कि ये लोग सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, समय निकाल रहे हैं ताकि 18 तारीख तक का समय, चुनाव तो निकल जाए 18 तारीख तक का, और उसके बाद तो इसका कोई मायने नहीं रह जाएगा। नहीं रहता फिर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करता है क्या नहीं करता है, चूंकि 18 तारीख तक प्रचार होना है और तब तक वो अपना प्रचार कर ले, तो यानी समय काट रहे हैं। लेकिन अब जब 2 दिन का टाइम दिया है जवाब देने के लिए, तो ये अब जवाब तो देना ही पड़ेगा कि आखिर आपने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कितना किया है। हाँ, जवाब देना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि अब आपको जो अपना प्रचार में जो भी पोस्टर आपने जारी कर रहे हैं, उन पोस्टरों पर आपको लिखना पड़ेगा कि जो घड़ी चुनाव चिन्ह है या विवादित चुनाव चिन्ह है और इसका जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। नहीं तो फिर सुप्रीम कोर्ट सख्त एक्शन लेते हुए इनका चुनाव चिन्ह जब्त कर सकता है। जब्त कर सकता है, बिल्कुल। और ये बड़ा झटका होगा अगर ऐसा करता है। लेकिन बड़ा झटका अब भी है जब चुनाव आयोग के आदेश के बावजूद अगर ये नहीं नोट लगाया गया कि यह मामला लंबित है सुप्रीम कोर्ट में और चुनाव प्रचार की सामग्री पर इस्तेमाल नहीं हुआ, जहां पर चुनाव सिंबल का इस्तेमाल हो रहा है, घड़ी चुनाव चिन्ह का जो कि एनसीपी का है, वो एनसीपी का चुनाव चिन्ह भी आवंटित कर दिया गया है अजीत पवार के गुट की एनसीपी को। लेकिन वो ये नोट नहीं उसमें लगा रहे हैं कि यह मामला चुनाव चिन्ह का सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। अब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि आखिर आप आदेश का पालन आपने कितना किया है, आपको बताना होगा। तो यह भी झटका है क्योंकि अब तक जो प्रचार सामग्री जारी हो चुकी होगी तब तक फिर वो एक तरह से नष्ट मानी जाएगी, और नहीं अगर होगी तो फिर सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई एक्शन, बड़ा एक्शन ले सकता है। सभी जी, पिछली जब सुनवाई हुई थी इस पे और 6 नवंबर की इस पे जब डेट दी गई थी और ये कहा था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि आपको ये देना होगा और जो भी पोस्टर आप जारी करेंगे उस पर लिखेंगे आपकी ये विवादित है और सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, और अगर आपने इसको नहीं किया तो हम इस पे एक्शन ले सकते हैं, हम कंटेम्प्ट का मुकदमा भी आप पे कर सकते हैं। ये पिछली सुनवाई पे ही हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कह दिया गया था। आज इनके वकील जो है बलवीर सिंह जो थे वो उपस्थित हुए और उन्होंने कहा कि हमको 2 दिन का समय और दे दिया जाए क्योंकि पिछले सप्ताह छुट्टी थी और मामला बुधवार के लिए सूचीगत है। अगर इसे सोमवार को रखा जा सकता है, यानी अगले सोमवार के लिए उन्होंने कहा कि हमको अगले सोमवार के लिए इसको दे दिया जाए। बुधवार को इसकी सुनवाई होनी है 6 नवंबर को। इस पर जो अभिषेक मनु सिंह भी थे उन्होंने कहा कि हमें अनुपालन हलफनामा दाखिल करना था। इन्होंने कहा, अभिषेक मनु सिंह भी ने इसका विरोध किया और उन्होंने कहा कि हम 2 समय मांग रहे हैं क्योंकि पिछले सप्ताह होती वो छुट्टी थी।
इस पे जो है वो अभिषेक मनु सिंघवी ने इसका विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट ने सख्त चेतावनी दी है कि और इस पे कि आपको ये हलफनामा दाखिल करना होगा और आपने हमारे आदेश का अभी तक पालन क्यों नहीं किया है। तो 6 नवंबर की जब सुनवाई है तो अगर ये इस पे नहीं होता है और ये हलफनामा दाखिल नहीं करते हैं और पोस्टर जो हैं अगर उनके कोई पहुंचते हैं इस तरीके के फोटो सुप्रीम कोर्ट के पास कि उस पर ये मेंशन नहीं किया गया है तो फिर सुप्रीम कोर्ट इसको जब्त भी कर सकता है और कंटेम्प्ट का भी चला सकता है। और आपको याद होगा कि इससे पहले जब सुनवाई हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह भी टिप्पणी की गई थी कि अगर आप असली एनसीपी हैं तो आप शरद पवार के फोटो का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था जब एनसीपी पहुंची थी शरद पवार की पार्टी कि साहब ये हमारा नेता का फोटो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर आप असली एनसीपी हैं और आपका इतना आधार है और आप इतने बड़े नेता हैं तो आपको घड़ी और शरद पवार के फोटो की क्या आवश्यकता है। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था। तो अगर ये 6 नवंबर को कोई फैसला आता है तो फिर बीच चुनाव में ये एनडीए के लिए एक और बड़ा झटका हो सकता है। समीर जी बिल्कुल, एनडीए के लिए बड़ा झटका हो सकता है अगर एनसीपी चुनाव चिन्ह को लेकर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना के आरोप लग रहे हैं एनसीपी के ऊपर। लेकिन बड़ा झटका तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लगा है, यानी चुनाव आयोग को लगा है। चुनाव आयोग पर आरोप लगे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में काम कर रहा है। उसी के खिलाफ, उसी आरोपों के को लेते हुए एक याचिका दाखिल की गई कि 30 अक्टूबर को जो नामांकन की आखिरी तारीख थी उस पर 11 बजे की डेडलाइन क्यों तय की गई और उसके बाद जमा करने आवेदन करने वालों के पेपर खारिज कर दिए गए। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग से कई सवाल पूछे हैं। यह भी पूछा है कि आखिर आपने किसकी सलाह पर यह सारे फैसले किए। लेकिन चुनाव आयोग ने जिस तरह से सुप्रीम हाई कोर्ट में, बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक बड़ा फैसला यह लिया कि महाराष्ट्र की डीजीपी रश्मि शुक्ला का ट्रांसफर किया, वो बहुत मायने रखता है क्योंकि रश्मि शुक्ला के ट्रांसफर की मांग विपक्षी गठबंधन के नेता पिछले कई दिनों से कर रहे थे, तभी से कर रहे थे जब आचार संहिता लागू हुई है। लेकिन चुनाव आयोग ने उसका संज्ञान नहीं लिया, कोई उसको तवज्जो नहीं दी, उनके आरोपों को नजरअंदाज कर दिया। आरोप बहुत गंभीर लगे थे, इस तरह के भी आरोप थे कि विपक्षी नेताओं के फोन टैप किए जा रहे हैं और वो डीजीपी के आदेश पर किए जा रहे हैं, ऐसे आरोप लगे थे विपक्षी गठबंधन के नेताओं की ओर से। लेकिन चुनाव आयोग ने इस तरह के आरोपों को भी नजरअंदाज किया। लेकिन अब जब चुनाव आयोग के खिलाफ तमाम मामले महाराष्ट्र में बॉम्बे हाई कोर्ट में पहुंच रहे हैं तो उसके बीच में यह बड़ा फैसला लिया चुनाव आयोग ने, महाराष्ट्र की डीजीपी रश्मि शुक्ला का तबादला कर दिया। तो तमाम आरोपों में घिरा हुआ है चुनाव आयोग, लेकिन आरोप पर आरोप उस पर लग रहे हैं। जो कार्यशैली उसकी दिखाई पड़ रही है तो उस पर विपक्ष के तमाम आरोपों की पुष्टि होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जो जवाब दिया है कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के संदर्भ में जो शिकायत की थी चुनाव आयोग में, 1600 पन्नों में उसका जवाब दिया है और जिस तरीके से जवाब दिया है उसे लेकर बहुत ही जबरदस्त आपत्ति जताई है कांग्रेस पार्टी ने। आपत्ति यहां तक है कि ये एक संवैधानिक संस्था की भाषा नहीं बल्कि वो एक राजनीतिक दल की भाषा है। इस तरह के जो जवाब चुनाव आयोग का मिला है। अब इन परिस्थितियों में जब उस पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का भी शिकंजा कसता जा रहा है, चुनाव आयोग की कार्यशैली में बदलाव दिखाई पड़ रहे हैं। डीजीपी का ट्रांसफर बिल्कुल वही दिखा रहा है, उसी तरह के बदलाव का संकेत कर रहा है। हाँ, बिल्कुल समीर जी, अब चुनाव आयोग जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि अब वो दबाव में आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। विपक्ष के हमलों का असर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है और विपक्ष जो लगातार आरोप लगा रहा था कि ये चुनाव आयोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के तौर पे काम कर रहा है, ऐसे आरोपों से बचने के लिए अब चुनाव आयोग को ये फैसले लेने पड़ रहे हैं। जैसा हमने पहले बताया कि पहले जो था ये बता दिया गया था चुनाव आयोग की तरफ से महाविकास अघाड़ी के नेताओं को कि महाराष्ट्र के डीजीपी का ट्रांसफर करना उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, ये कहा गया था। लेकिन अब जब ये कानूनी कार्रवाई की धमकी दी गई चुनाव आयोग को कांग्रेस की तरफ से, नाना पटोले जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि अगर ये आप नहीं करेंगे तो हम इस पर कार्रवाई करेंगे, इसके बाद वो बैकफुट पे आता हुआ नजर आया है चुनाव आयोग और अब उसने वहां की डीजीपी रश्मि शुक्ला का ट्रांसफर कर दिया है। तो सवाल ये है कि जो चीज आपके पास अधिकार क्षेत्र में नहीं थी अब आपके अधिकार क्षेत्र में कैसे आ गई और कौन सा नया कानून आ गया जिससे आपको अब अधिकार मिल गया और पहले आपके पास वो अधिकार नहीं था, ये सवाल आप उठ रहे। तो जाहिर सी बात है समीर जी, इसका मतलब जो विपक्ष आरोप लगा रहा था कि बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रहा है चुनाव आयोग, उसकी पुष्टि खुद चुनाव आयोग ने कर दी है एक तरीके से। बिल्कुल, और जो चुनाव आयोग के खिलाफ जिस तरह से हमला
बोला है इंडिया गठबंधन ने, एकजुट होकर हमला बोला है, चाहे वो एनडीए गठबंधन के खिलाफ हो, वहां की महायुति सरकार के खिलाफ हो, या फिर चुनाव आयोग के खिलाफ हो। उसी तरह कई रणनीति से इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में और झारखंड में चुनाव लड़ता दिखाई पड़ रहा है। संजय राउत जो शिवसेना के नेता हैं, उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना के, वो यही कह रहे हैं कि हम में से कौन सी पार्टी किस सीटों पर, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि महाविकास अघाड़ी सारी सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। एक बार सुनते हैं क्या कह रहे हैं संजय राउत। नंबर ऑफ सीट्स जो है हम एक्सपेक्ट करते हैं कि शिवसेना के आपकी पार्टी के 90 के ऊपर जाएंगे या 90 के पास। देखिए, हम 90 लड़ेंगे या 105 लड़ेंगे, यह हमारा मकसद नहीं है। हम महाविकास अघाड़ी है और महाविकास अघाड़ी बनकर लड़ेंगे। आज शाम तक पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग ने उम्मीदवारी अर्ज नॉमिनेशन फाइल किया है वो। तो संजय राउत ये कह रहे हैं वहां पर कितनी सीटों पर कौन लड़ रहा है नहीं, लेकिन महाविकास अघाड़ी सारी सीटों पर यानी 288 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। जो चुनाव आयोग पर जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, और अब ये मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी है, और दोनों ही कोर्ट्स की तरफ से चुनाव आयोग को जिस तरह से उसके उस सवाल पूछे जा रहे हैं, जिस तरह से वो कटघरे में खड़ा दिखाई पड़ रहा है, वो बहुत ही गंभीर है। झारखंड में भी इस तरह के आरोप लगे कि वहां भी चुनाव आयोग कुछ ऐसा काम कर रहा है जिससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचे। उन्हीं में एक बड़ा मामला यह भी आया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के एक प्रस्तावक, पिछले उनके नामांकन के समय जो प्रस्तावक थे वो गायब हो गए, और उसके बाद ये अटकलें लगने लगी कि वहां भी कुछ ऐसा खेल हो रहा है जैसे सूरत में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को निर्विरोध वहां पर निर्वाचित करा दिया गया। अब खबर मिल रही है कि जो ये प्रस्तावक थे, जो इनके हेमंत सोरेन के मंडल मुर्मू, वो अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना है कि उन्हें इस बात का अंदेशा पहले से ही था, इसलिए उन्होंने वैकल्पिक रास्ता भी तैयार कर रखा था। सुनते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता विजय पांडे को। लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आखिर ये क्या हो रहा है, जो आरोप लग रहे हैं वो बार बार सही साबित होते क्यों दिखाई पड़ रहे हैं। अमलेंदु जी। जी बिल्कुल, ये इस तरीके के आरोप सही साबित होते हुए लग रहे हैं कि बीजेपी कर रही है। इसका मतलब समझिए ये भी आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी चूंकि ये मान के चल रही है कि उसका हारना तय है झारखंड के चुनाव में, तो वहाँ इस तरीके की चीज़ें की जा रही हैं। वरना उनके प्रस्तावक को बीजेपी में शामिल कराने की क्या आवश्यकता थी। और जो मनोज पांडे जेएमएम के प्रवक्ता हैं, उनका कहना है कि हमको पहले ही अंदाजा हो गया था कि हेमंत सोरेन के खिलाफ कुछ ना कुछ साजिशें रची जाएंगी, हमने इसका पहले ही इंतजाम कर लिया था। अलग साइट हमने बनवा लिए थे। तो हम लोग बाइट भी उनकी सुन सकते हैं, मनोज पांडे क्या कह रहे हैं। लेकिन ये बड़ा मसला है, चूंकि पहले ही आरोप लगा था कि उनका अपहरण किया गया है। हेमंत झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से आरोप लगाया गया कि मंडल मुर्मू का अपहरण किया गया और वो निशिकांत दुबे के घर पर मौजूद थे। ये इस तरीके का आरोप लगाया गया, और ये आरोप लगाया गया कि वहाँ का जो मुख्य चुनाव अधिकारी है झारखंड का, वो और 2 आईपीएस अफसर जो हैं वो बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। ये आरोप लगाया गया था झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गढ़वा में उनकी रैली अभी वो संबोधित कर रहे हैं वहाँ पे। उससे पहले एक तरीके से कहा जाए हेमंता विश्व शर्मा और शिवराज सिंह चौहान की तरफ से मोदी जी को ये गिफ्ट दिया गया है। जी बिल्कुल। और कहा गया कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना है कि उसको इस बात का अंदेशा था, यानी जो कुछ कॉन्स्पिरेसी करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही थी उसकी जानकारी झारखंड मुक्ति मोर्चा को थी, इसीलिए उन्होंने वैकल्पिक व्यवस्था कर रखी थी। सुनते हैं क्या कह रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता मनोज पांडे। मंडल मुर्मू वो जेएमएम छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, एक बहुत बड़ी साजिश थी जिसे हम लोगों ने नाकाम किया है। साजिश ये थी कि सूरत में जो कुछ हुआ था लोकसभा के चुनाव में, प्रस्तावक को अगवा कर लेना है, उसको अपने पक्ष में कर लेना है, फिर उससे बयान दिलवा देना है या विड्रॉ कर लेना है कि नहीं मैंने साइन नहीं किया था, इस तरह की बातें करके हेमंत सोरेन जी का नॉमिनेशन को कैंसिल कराने का समय रहते सूचना मिल गई कि कुछ थैली साह लगे हुए हैं, एक दलाल किस्म के सांसद भी लगे हुए हैं, और उन लोगों के द्वारा इस तरह की चीजें कराई जा रही हैं। तो हम लोगों ने डैमेज कंट्रोल किया, और भारतीय जनता पार्टी की एक कमजोरी दिखती है, वो जिस शख्सियत को राजनीतिक रूप से परास्त नहीं कर पाती है, उनके खिलाफ इस तरह के साजिश और षड्यंत्र
करते रहती है। लेकिन हेमंत सोरेन एक ऐसा व्यक्ति जिसने लड़ना कबूल किया, झुकना कबूल नहीं किया, आज उसके साथ इस राज्य की पूरी जनता है। आज पूरा झारखंडी अवाम पूरी तरह से कमर कस के तैयार है कि अपने नेता के अपमान का बदला लेंगे। ठीक है, इनके पास धनबल हो सकता है और होगा भी, क्यों नहीं, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से इतनी बड़ी धनराशि, इतने बड़े घोटाले किए गए हैं, विश्व का सबसे बड़ा घोटाला निर्मला सीतारमण के पति ने भी बोला था। ठीक है, आपके पास पैसे आ गए, लेकिन लोकतंत्र को आप खरीद लेंगे क्या? आज देश में न्यायपालिका भी है, हम लोगों को भरोसा है, उनके इस तरह की कवायद पर निश्चित रूप से लगाम लगेगा, अंकुश लगेगा। लेकिन तत्काल झारखंड की जनता ने यह मन बना लिया है कि अब इस तरह की हरकत के बाद पूरी झारखंडी जनता एकजुट रहेगी। एकाध दो लोग होते हैं जो दिग्भ्रमित हो जाते हैं, पथभ्रष्ट हो जाते हैं, पैसे के सामने बिकने का काम। मुझे लगता है उस जो एक ट्रैप था, जो जाल फेंका, उन लोगों ने उसमें फंस गए भगत मुनि। अफसोस लगता है। सिद्धू कान्हू का वंशज, क्योंकि वंशज किन्हीं का भी रही है। सिद्धू कान्हू का नाम इतिहास में दर्ज है। सिद्धू कान्हू का फॉलोअर हम लोगों से ज्यादा कोई होगा, हमारी पार्टी के तो वो समझिए एक प्रतीक चिन्ह है। उन्हीं को देखकर, उन्हीं से प्रेरणा लेकर शिबू सोरेन जी ने संघर्ष किया और अलग झारखंड राज्य दिलवा दिया। सब कुछ सिद्धू कान्हू थोड़ी हो जाता है। उसके वंशज रहने से मात्र से ही आपका आचरण भी वैसा होना चाहिए। तो जनता सब देखती है। सर, तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता मनोज पांडे की पर्चा खारिज करने की कोशिश की जा रही थी, षड्यंत्र किया जा रहा था हेमंत सोरेन का, यानी वो विधानसभा की सदस्यता के लिए अपना पर्चा ही दाखिल करने के बाद उनका खारिज कर दिया जाए, इस तरह का षड्यंत्र रचा जा रहा था भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और वहां पर चुनाव आयोग के जरिए। और चुनाव आयोग जिस तरह से लगातार विपक्ष के निशाने पर है और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी वो लगातार निशाने पर है, लगातार उससे सवाल पूछे जा रहे हैं, ये बहुत ही गंभीर मसला है। इन्हीं दबाव में आकर आज बड़ा फैसला लिया है चुनाव आयोग ने, महाराष्ट्र की डीजीपी का ट्रांसफर किया है, जिसकी मांग पिछले काफी दिनों से गठबंधन के नेता, महाविकास अघाड़ी के नेता कर रहे थे। और इस बीच एक बड़ी खबर यह भी एक कि केंद्र सरकार को समर्थन देने वाली तेलुगु देशम पार्टी, जो सबसे बड़ी पार्टी है, उसका भी धीरे धीरे मोह भंग होता दिखाई पड़ रहा है। पार्टी के नेता नवाब जान ने कहा है कि जो वक्फ संशोधन विधेयक है उस पर उन्होंने जिस तरह का बयान दिया है, उसमें उन्होंने जिस तरह से गठबंधन के, इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ वो सुर में सुर मिलाते दिख रहे हैं, उससे अब लगता है कि ये केंद्र सरकार के लिए एक बड़ा सेटबैक है, ये गहरा सदमा है। अमलेंदु जी, क्या जानकारी? जी हाँ, बिल्कुल, ये केंद्र सरकार के लिए काफी ज्यादा सेटबैक है, काफी बड़ा सदमा है और निश्चित तौर पे ये एक बड़ा, एक तरह से कहा जाए वो कदम माना जा सकता है। तो अब देखना ही है कि अब किस तरीके से बीजेपी इसको मैनेज करती है और किस तरीके से चीजों को आगे लेकर जाती है। जी बिल्कुल, और वक्फ संशोधन विधेयक जो है इसको लोकसभा में पेश किया गया, लेकिन तमाम आपत्तियों के बाद विपक्ष के अलावा जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल हैं, यानी एनडीए के सहयोगी दल हैं, खासतौर पर बिहार की जनता दल यूनाइटेड और तेलुगु देशम पार्टी आंध्र प्रदेश की, और यही दो बड़ी पार्टियां हैं जो सरकार को समर्थन दे रही हैं। इसके अलावा लोक जनशक्ति पार्टी, ये सारी पार्टियां ऐसी हैं जो वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध कर रही हैं। उनके विरोध को देखते हुए इसे जेपीसी के पास भेजना पड़ा था, लेकिन अब इस मामले में जिस तरह से तेलुगु देशम पार्टी का भी रुख दिखाई पड़ रहा है वो केंद्र सरकार के लिए संकट भरा है, मुसीबत भरा है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि महाराष्ट्र में जिस तरह से चुनाव आयोग ने वहां के डीजीपी को हटाया है, उस समय हटाया जब तमाम चुनाव आयोग के खिलाफ तमाम पिटीशंस की सुनवाई बॉम्बे हाई कोर्ट कर रहा है। यह अपने आप में एक बड़ा फैसला है और बड़ी खबर है, क्योंकि अब चुनाव आयोग को लग रहा है कि राजनीतिक दबाव और राजनीतिक विरोध के अलावा उसके ऊपर कानूनी शिकंजा भी कसता चला जा रहा है। तो यह कानूनी शिकंजे का दबाव है जो दिखाई पड़ रहा है कि महाराष्ट्र के डीजीपी को विपक्षी गठबंधन के नेताओं की तमाम मांगों को नजरअंदाज करते हुए, ठुकराते हुए नहीं हटाया गया। लेकिन जैसे ही सुनवाई शुरू हुई और तमाम सवाल पूछे गए बॉम्बे हाई कोर्ट की ओर से चुनाव आयोग से, तुरंत डीजीपी का ट्रांसफर कर दिया गया।
जी बिल्कुल, तुरंत डीजीपी के ट्रांसफर कर दिया गया और ये साफ समझ में आया कि चुनाव आयोग अब जो है वो आ गया इस दबाव में, और उसे लगा कि ये मामला बॉम्बे हाईकोर्ट में पहुंचा है, और बॉम्बे हाईकोर्ट में जब यही मामला पहुंच गया कि आपने 11 बजे तक का समय कैसे आपने निर्धारित किया, और बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूछ लिया कि भाई आपको ये आइडिया आखिर आया कहाँ से, इतने दिव्य ज्ञान की प्राप्ति आपको होती कैसे, मतलब सीधे सीधे अगर हिंदी में कहा जाए तो ये पूछा गया कि इतने दिव्य ज्ञान की प्राप्ति चुनाव आयोग महोदय आपको कहाँ से होती है कि सुबह 11 बजे तक टाइम रखा जाए। जब पूरा कार्य दिवस है तो उस बचा हुआ है तो उस पूरे कार्य दिवस में क्यों नहीं होना चाहिए। इस पर उन्होंने तर्क दिया, अक्षय शिंदे जो उनके वकील थे उन्होंने तर्क दिया कि साहब ये इन्होंने अपने आपराधिक कृत्य जो थे और आर्थिक विवरण वो दर्ज नहीं किए थे। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा नहीं किया था तो इसको तो फिर दाखिल किया हुआ माना ही नहीं जा सकता। आपने तो इसको रिजेक्ट किया इस आधार पर कि 11 बजे तक इन्होंने जमा नहीं किया, 11 बजे के बाद जमा किया, इसलिए ये मामला नहीं बनता है। अब इसकी सुनवाई कल जो है वो बॉम्बे हाईकोर्ट में होगी और ये सूची मांगी गई है कि जितने भी इस तरीके के निरस्त किए गए हैं 11 बजे तक के बाद, उन सब की सूची आप हमको दीजिए। जी, तो ये बड़ी खबर है और बड़ा झटका है चुनाव आयोग के लिए, क्योंकि चुनाव आयोग के ऊपर, चुनाव आयोग पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, चाहे महाराष्ट्र विधानसभा को लेकर हो, झारखंड विधानसभा को लेकर हो, और बड़े सवाल ये उठ रहे हैं कि चुनाव आयोग की कार्यशैली तो संदिग्ध है ही। विपक्ष का यह आरोप है वो षड्यंत्र करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम करती हुई दिखाई पड़ रही है, जो कि अभी मनोज पांडे ने, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता मनोज पांडे ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ मिलकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पर्चा खारिज करने का ही षड्यंत्र रचा जा रहा था। और वो दिखाई भी पड़ रहा है कि मंडल मुर्मू जो प्रस्तावक थे हेमंत सोरेन के, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, गायब हो गए। प्रस्तावक बनने के बाद वो दिखाई नहीं पड़ रहे थे और आशंका जताई जा रही थी कि उनका अपहरण कर लिया गया है, और आज अब वो पता चल रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो विपक्ष के तमाम जो आरोप है चुनाव आयोग के ऊपर, उन आरोपों को एक तरह से सच साबित करती हुई, यानी उन आशंकाओं को मजबूती देती हुई दिखाई पड़ रही हैं। इन्हीं सब के बीच एक बड़ा फैसला चुनाव आयोग ने लिया है कि उसने महाराष्ट्र की डीजीपी रश्मि शुक्ला का तबादला कर दिया गया है। महाराष्ट्र की डीजीपी रश्मि शुक्ला के ऊपर तमाम तरह के आरोप लगे थे। विपक्षी गठबंधन के नेताओं ने आरोप लगाए थे कि उनके फोन टैप किए जा रहे हैं, और इस तरह के आरोपों के बावजूद चुनाव आयोग ने अब तक उनका तबादला नहीं किया था। अब जबकि अब चुनाव की तारीखें नजदीक आ गई हैं, 20 तारीख को यानी 20 नवंबर को मतदान होना है महाराष्ट्र में, और 18 तारीख तक वहां प्रचार कार्य होना है। उस दौरान अब ये खबर आ रही है कि वहां पर महाराष्ट्र की डीजीपी को हटा दिया है, और इस दौरान अब एनडीए गठबंधन के जो एक घटक दल है एनसीपी, उसके चुनाव चिन्ह को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट से भी उसके लिए एक झटका मिलने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसके आदेशों का पालन किया गया है या नहीं। आरोप लगे थे, ऐसी शिकायतें मिली थी कि नहीं किया गया है। जो चुनाव चिन्ह घड़ी आवंटित किया गया है एनसीपी अजीत पवार गुट को, उसके साथ जो नोट लगाना था कि आपको यह बताना पड़ेगा कि यह मामला अभी कोर्ट में लंबित है, तो प्रचार सामग्री में उन चीजों का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था, उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई होनी है। ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जिनमें चुनाव आयोग और चुनाव आयोग के साथ साथ एनडीए गठबंधन घिरता नजर आ रहा है। और इस बीच एक बड़ी खबर यह भी आ रही है कि उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार, उसने एक फैसला लिया है कि जिन प्राइमरी और जो स्कूल है जहां 50 से कम विद्यार्थी हैं, उन स्कूलों का मर्जर कर दिया जाएगा, यानी उन स्कूलों को किसी दूसरे में विलय कर दिया जाएगा। इस मुद्दे पर वहां की सरकार के खिलाफ काफी नाराजगी है लोगों में। यह कहा जा रहा है कि प्राइमरी स्कूलों को खत्म करने की साजिश की जा रही है। उस पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है कि उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार ने 27,764 प्राइमरी और जूनियर स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया है। यह कदम शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ दलित, पिछड़े, गरीब और वंचित तबकों के बच्चों के खिलाफ है। यूपीए सरकार शिक्षा का अधिकार कानून लाई थी, जिसके तहत व्यवस्था की गई थी कि हर 1 किलोमीटर की परिधि में एक प्राइमरी विद्यालय हो, ताकि हर तबके के बच्चों के लिए स्कूल सुलभ हो। कल्याणकारी नीतियों और योजनाओं का मकसद मुनाफा कमाना नहीं, बल्कि जनता का कल्याण करना है। भाजपा नहीं चाहती कि कमजोर तबके के बच्चों के लिए शिक्षा सुलभ हो, यानी सरकार का ये जो फैसला है, हालांकि अभी
इस मर्जर की बात, ये अभी इस तरह का कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि सरकार इस तरह का फैसला लेने जा रही है और वो इन स्कूलों को जहां 50 से कम विद्यार्थी पढ़ रहे हो उन्हें उन स्कूलों के साथ मिला दिया जाए, उनमें मर्ज कर दिया जाए जहां छात्रों की संख्या ज्यादा है, क्योंकि 50 से कम विद्यार्थियों के लिए भी उतने ही संसाधन मुहैया कराने पड़ते हैं, अध्यापकों की नियुक्ति करनी पड़ती है। तो इन सारी चीजों को लेकर लेकिन इसका विरोध हो रहा है बड़े पैमाने पर, और अब प्रियंका गांधी ने भी उसके खिलाफ एक ट्वीट किया है और कहा है कि शिक्षा सरकार जो है वो मुनाफा कमाने के लिए नहीं होती है, उसका काम कल्याणकारी कदम उठाना है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना होना चाहिए। अगर 2-4 विद्यार्थी भी पढ़ रहे हैं तो उनके पढ़ने की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले में काफी घिरी हुई है, इसीलिए लगता है कि वो पहले ही इस तरह की खबरें आ गई है तो शायद वो कोई आगे कदम बढ़ाने से पहले 10 बार सोचे। जी, सोचे 10 बार सोचे, लेकिन बीजेपी की सरकारों की पहले भी इस तरह की नीतियां सामने आती नहीं समीर जी। छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकारों ने लगभग 4 लाख प्राइमरी स्कूलों को बंद कर दिया था, यही बता करके यहाँ बच्चे कम हैं और इनको आपस में मर्जर किया जा रहा है। और इसके पीछे आरोप भी लग रहे हैं कि इन स्कूलों की ज़मीनें जो हैं वो RSS से जुड़े हुए संस्थानों को दी जा रही हैं। ये बहुत बड़े आरोप हैं और इस तरीके से देखा जाए तो ये एक तरीके से शिक्षकों की भर्ती ना करनी पड़े, इसको लेकर भी देखा जा रहा है। 27,000 स्कूलों में अगर 2-2 शिक्षक भी रखने पड़ेंगे तो 54,000 के आसपास ये जाकर बैठते हैं। तो ये समझा जा रहा है कि ताकि शिक्षकों की नई भर्ती ना करनी पड़े तो ये नया रास्ता निकाला जा रहा है कि स्कूल बंद कर दिए जाएं और ताकि प्राइवेट स्कूल जो हैं उनमें बच्चे ज़्यादा पहुँचे और सरकारी स्कूलों में बच्चे कम पहुँचे। तो इस नीति पर काम किया जाए, ये इस तरीके के आरोप लगते रहे हैं। जी बिल्कुल, ये आरोप लगते रहे हैं और निश्चित तौर पर इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार लगातार विपक्ष के निशाने पर है। और ये जो इस पर आरोप लग रहे हैं कि एक तरफ वैसे ही नियुक्तियां नहीं हो रही हैं, कि अध्यापकों के तमाम पद खाली हैं, परीक्षाएं होती हैं तो पेपर लीक हो रहे हैं, उनमें जिनकी जो नियुक्त अध्यापक हैं उनमें भी कटौती करने की ये साजिश इसको माना जा रहा है। तमाम जो वहां पर अध्यापक संगठन है उन्होंने भी इस पर नाराजगी जताई है। लगातार विरोध की बातें आ रही हैं सामने और राजनीतिक दलों ने भी, बीएसपी की नेता मायावती ने भी इसका विरोध किया है, प्रियंका गांधी ने अब इसका विरोध किया है और उन्होंने ट्वीट किया है कि सरकार का काम मुनाफा कमाना नहीं है, यानी वहां पर अगर जो भी बच्चे हो तो उनकी संख्या देखकर स्कूल नहीं बनने चाहिए, बल्कि सबको शिक्षा मुहैया कराना, सभी गरीब और वंचित तबके के बच्चों को भी शिक्षा मुहैया कराना, यह सरकार का काम होना चाहिए। तो ये एक बड़ी खबर है और सरकार के इस फैसले के खिलाफ जो तमाम बयान आ रहे हैं वो अपने आप में बहुत मायने रखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस बीच जम्मू कश्मीर में भी आज वहां की विधानसभा का सत्र शुरू हुआ, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव हुआ, लेकिन हंगामा इस बात पर हुआ कि वहां जो आर्टिकल 370 के खात्मे को लेकर वहां पर जिस तरह से विधानसभा के पहले ही दिन विवाद हुआ है वो बड़ा मायने है। और वहां ये मांग की जा रही है कि ये जो स्वायत्तता समाप्त की गई है, जो स्टेटहुड वापस लाया जाए, जो विधानसभा यानी चूंकि उसको अब खत्म करके अब यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है तो राज्य की स्वायत्तता, पूर्ण राज्य का दर्जा उसको दिया जाए। इस बात को लेकर जम्मू कश्मीर की विधानसभा में काफी हंगामा हुआ है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि जिस तरह से चुनाव आयोग को लगातार तमाम आरोप से घिर रहा है और अब उसे कोर्ट की फटकार सुननी पड़ रही है, वो बहुत ही गंभीर मसला है। लेकिन चुनाव आयोग कोर्ट की फटकार का लगता है कि संज्ञान लेना उसने शुरू कर दिया है और महाराष्ट्र कि डीजीपी रश्मि शुक्ला का तबादला ठीक उसी समय किया जब बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही थी उसके खिलाफ तमाम पिटीशंस की, जिनमें 30 अक्टूबर को पर्चे खारिज करने के आरोप लगे थे कि 11 बजे की तारीख चुनाव आयोग ने तय कर दी और उसके बाद जो पर्चे दाखिल किए गए उनको खारिज कर दिया गया। अब इसकी सुनवाई अभी कल भी होगी, बुधवार को होगी। लेकिन जिस तरह से उसी दौरान चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र की डीजीपी के तबादले का आदेश दिया वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि तबादले की मांग पिछले काफी दिनों से जब चुनावी प्रक्रिया की शुरुआत हुई है तभी से उसकी मांग की जा रही थी कि महाराष्ट्र की डीजीपी को हटाया जाए, क्योंकि उनके ऊपर बड़े गंभीर आरोप लगाए थे विपक्षी दलों ने। अमलेंदु जी बहुत गंभीर आरोप थे विपक्षी दलों की तरफ से डीजीपी जो है रश्मि शुक्ला उनके ऊपर, और अब चुनाव आयोग जो है वो जागा है और उसने विपक्ष के आरोपों को सच मानते हुए डीजीपी रश्मि शुक्ला को हटा दिया है। खबर यह है कि 5 नवंबर की दोपहर 1 बजे तक राज्य सरकार को 3 वरिष्ठ अधिकारियों के पैनल के नाम चुनाव
आयोग को देने हैं नए डीजीपी की नियुक्ति के लिए। रश्मि शुक्ला पर आरोप ये थे कि वो उद्धव ठाकरे, संजय राउत, शरद पवार और कांग्रेस के नेताओं के फोन टेपिंग करके देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी के नेताओं को पहुंचाती थी। हालांकि उनका सेवानिवृत्ति हो चुकी थी, लेकिन उनको चुनाव तक के लिए एक्सटेंशन दिया गया। इस पर भी सवाल उठ रहे थे कि इनको चुनाव तक एक्सटेंशन क्यों दिया गया है। इसके बाद चुनाव आयोग ने कहा था कि डीजीपी को हटाना उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, पहले ये कहा था। बाद में फिर अब जब विपक्ष ने आरोप लगाए और जब कांग्रेस की तरफ से चेतावनी दी गई कि अगर इनका ट्रांसफर नहीं किया जाता है तो हम इस पे अदालती कार्रवाई करेंगे, तब जाकर के ये हुआ है फैसला। और बॉम्बे हाई कोर्ट में जो आज सुनवाई हुई, ठीक उसी समय ये फैसला आया है। इसका मतलब समझा जा सकता है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने जब सवाल पूछ लिया कि 11 बजे तक आपको ये दिव्य ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई कि 11 बजे तक ही नॉमिनेशन किया जा सकता है, बताइए आप हमको, और कितने लोगों के आपने इस तरीके से पर्चे निरस्त किए। ठीक उसी समय ये फैसला आया, तो ये समझा जा सकता है कि बॉम्बे हाई कोर्ट के इस फैसले का भी असर चुनाव आयोग के इस फैसले पर देखा जा सकता है। और बिल्कुल इसी तरह का जो चुनाव आयोग के ऊपर और वहां पे एक साजिश रचने के आरोप लग रहे हैं झारखंड में भी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जो प्रस्तावक थे नामांकन के दौरान, मंडल मुर्मू, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। और जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का आरोप है, कहना है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह से उनको अपने पक्ष में करके वो हेमंत सोरेन के नामांकन को खारिज करने का षड्यंत्र कर रही थी, लेकिन इसकी भनक पहले ही लग गई। ये सब बहुत ही गंभीर और संगीन आरोप है जो चुनाव आयोग के ऊपर लग रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वो काम कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ मिलकर वो विपक्षी गठबंधन के साथ षड्यंत्र कर रहा है। एक बार सुनते हैं क्या कहा है मनोज पांडे ने, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता हैं, हेमंत सोरेन के प्रस्तावक मंडल मुर्मू के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने को लेकर। बीजेपी का दामन थाम लिया, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, एक बहुत बड़ी साजिश थी जिसे हम लोगों ने नाकाम किया है। साजिश ये थी कि सूरत में जो कुछ हुआ था लोकसभा के चुनाव में, प्रस्तावक को अगवा कर लेना है, उसको अपने पक्ष में कर लेना है, फिर उससे बयान दिलवा देना है या विड्रॉ कर लेना है कि नहीं मैंने साइन नहीं किया था, इस तरह की बातें करके हेमंत सोरेन जी का नॉमिनेशन को कैंसिल कराने का। समय रहते सूचना मिल गई कि कुछ थैली शाह लगे हुए हैं, एक दलाल किस्म के सांसद भी लगे हुए हैं और उन लोगों के द्वारा इस तरह की चीजें कराई जा रही हैं। तो हम लोगों ने डैमेज कंट्रोल किया और भारतीय जनता पार्टी की एक कमजोरी दिखती है, वो जिस शख्सियत को राजनीतिक रूप से परास्त नहीं कर पाती है उनके खिलाफ इस तरह के साजिश और षड्यंत्र करते रहती है। लेकिन हेमंत सोरेन एक ऐसा व्यक्ति जिसने लड़ना कबूल किया, झुकना कबूल नहीं किया, आज उसके साथ इस राज्य की पूरी जनता है। आज पूरा झारखंडी अवाम पूरी तरह से कमर कस के तैयार है कि अपने नेता के अपमान का बदला लेंगे। ठीक है, इनके पास धनबल हो सकता है और होगा भी, क्यों नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से इतनी बड़ी धनराशि, इतने बड़े घोटाले किए गए हैं, विश्व का सबसे बड़ा घोटाला निर्मला सीतारमण के पति ने भी बोला था। ठीक है, आपके पास पैसे आ गए, लेकिन लोकतंत्र को आप खरीद लेंगे क्या? आज इस देश में न्यायपालिका भी है, हम लोगों को भरोसा है, उनके इस तरह की कवायद पर निश्चित रूप से लगाम लगेगा, अंकुश लगेगा। लेकिन तत्काल झारखंड की जनता ने यह मन बना लिया है कि अब इस तरह की हरकत के बाद पूरी झारखंडी जनता एकजुट रहेगी। एकाध दो लोग होते हैं जो दिग्भ्रमित हो जाते हैं, पथभ्रष्ट हो जाते हैं पैसे के सामने। तो विपक्ष के सवालों के घेरे के बीच अब बॉम्बे हाई कोर्ट की फटकार चुनाव आयोग पर लगी है और उसका दबाव सीधे दिखाई पड़ा कि महाराष्ट्र की डीजीपी का तबादला कर दिया गया। रश्मि शुक्ला का ट्रांसफर कर दिया चुनाव आयोग ने, जिसकी मांग विपक्षी गठबंधन के नेता काफी दिनों से कर रहे थे। लेकिन जो आरोप लग रहे हैं चुनाव आयोग पर, बेहद गंभीर आरोप लग रहे हैं और लगातार आरोप लग रहे हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट का अगला कदम क्या होता है चुनाव आयोग के खिलाफ, इस पर हम नजर बनाए हुए हैं। आपको सभी खबरों से अपडेट रखेंगे। आप देखते रहिए डीबी लाइव, तमाम नियमित कार्यक्रमों को भी आप देखते रहिए। समाचार